गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सबने खूब धूमधाम से होली खेल लिया होगा। अगर होली खेल लिया तो अब फिर से पढ़ाई की तरफ वापस आ जाओ। अगर होली का नशा उतर गया है तो आपको पता है एग्जाम में केवल अब 10 ही डेज रिमेनिंग है। आपका एग्जाम 24 से होना है। आज कितना तारीख हो गया? 14। अगर होली में ही 2-3 दिन लगे रहोगे तो फिर कैसे होगा? आज के इस वीडियो में हम मेंटल एबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर है 13। आज के वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया है सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे। किसी न किसी का मतलब क्या है कि मोस्टली जो बीएड के एग्जाम में पूछे गए थे, एलएलबी के एग्जाम में पूछे गए थे, एमबीए के एग्जाम में पूछे गए थे। इन्हीं सब एग्जाम से मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन लिया है। इसलिए मैं रियल क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से एक आइडिया चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, उनका लैंग्वेज क्या होता है और हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। आज के इस मॉक टेस्ट में मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट आपके पास टॉपिक आएगा एनोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि जो एनोलॉजी का टॉपिक होता है रिलेटेड टू बेसिक जनरल नॉलेज, इसमें आपका मोस्टली जनरल नॉलेज भी कवर होता है। यहाँ से आप जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन को समझते हुए चलना। जो ये क्वेश्चन होता है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपके बीएड के एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सेकंड, मैंने डिक्शनरी से क्वेश्चन लिया है। डिक्शनरी का क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है। हर बार के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं। फिर वेन डायग्राम से आपके एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन आते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक, इट मीन्स मोस्टली ये भी जो है बेसिक जनरल नॉलेज के ही ऊपर डिपेंड होता है या जो आप अपने डेली लाइफ में देखते हो उससे रिलेटेड रहता है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा। मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। बेसिक मैथ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन जो है बेसिक मैथ से भी लिया है। एंड कैलेंडर से आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। मैंने इस मॉक टेस्ट में कैलेंडर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। इट मीन्स जो आपकी डिमांड थी, जो आप सबका डिमांड था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैंने वही सब टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है। टोटल अगर एग्जाम की बात करोगे इन सब टॉपिक से 11 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके 12 मार्क्स यहाँ से जो है फिक्स हो जाएंगे और 12 क्वेश्चन कंपलसरी है, इन सब टॉपिक से आना ही आना है। इस 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आप पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से समझते हुए चलते हो, सब कुछ पॉइंट समझते हुए चलते हो, तो आपको एग्जाम में 7 to 8 मिनट लगेगा इस 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से देखना है। हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है, कहाँ पे बेसिक से जाना है, कहाँ पे फॉर्मूला मेथड आएगा, पूरा आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए पहले वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद खुद से ट्राई करना है आंसर देने के लिए, फिर वीडियो को ओपन करना है और चेक करना है कि मेरा आंसर राइट आया या रॉन्ग। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको जो है 4 वर्ड गिवन है, हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा वर्ड जो है ऑड है। इट मीन्स फर्स्ट आपको गिवन है एशिया, सेकेंड गिवन है अफ्रीका, थर्ड गिवन है अंटार्कटिका और फोर्थ वाला गिवन है इंडिया। अब ये क्वेश्चन जो है किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन पूछा किस में जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में। अब जरा बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जहां से क्वेश्चन पूछा गया था उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे टोटल जो है 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका एशिया। एशिया मीन्स जहां पे इंडिया है। एशिया जो है इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो इंडिया जो है एशिया ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये पार्ट है इंडिया का। ये हो गया आपके पास एशिया। एशिया के बाद है यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, फिर है आपके पास अंटार्कटिका और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल आपके पास 7 कॉन्टिनेंट होते हैं जो जीके के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस क्वेश्चन में आपको जो है 3 कॉन्टिनेंट गिवन है और एक कंट्री का नाम गिवन है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये एशिया जो है आपके पास कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है एंड अंटार्कटिका है, लेकिन ये जो इंडिया दिया है ऑप्शन नंबर 4, ये एशिया का एक कंट्री है। टोटल एशिया में शायद 16 to 18 कंट्री हैं। अभी एक बार आप इसको क्लियर कर लेना, 16 है कि 18 है। उसी जो है एशिया का एक कंट्री है इंडिया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इंडिया या भारत। ये जो है ऑड टर्म आपको गिवन है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है आपसे एनोलॉजी का क्वेश्चन। देखो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है बीएड एग्जाम का ही है। यहाँ पे बोला है कि बैरोमीटर को किससे रिलेट कर रहे हैं, प्रेशर से। इट मीन्स अगर मुझे प्रेशर को मापना हुआ, कितना प्रेशर है, तो उसके लिए हम जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बैरोमीटर को यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास हाइग्रोमीटर है या हाइड्रोमीटर है तो इसकी हेल्प से हम क्या मापते हैं, इसकी हेल्प से जो है हम मापेंगे ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्द्रता। अब जो है यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन गिवन है, ये विंड, टेम्परेचर एंड हाइट, इसको अगर मुझे मापना हुआ तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और आपका करेक्ट आंसर आ गया तो आगे बढ़ गए। जो इनके अंदर आपके पास तीनों ऑप्शन रिमेनिंग है उस ऑप्शन को भी समझोगे तो ही आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास गिवन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से जो है हम क्या मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं, जो आपका आंसर था। सेकंड है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर की हेल्प से क्या मापते हैं हम, हाइट। जो आपका हाइट है इसको किससे मापते हैं, एल्टीमीटर। अब थर्ड है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो है 4 करेक्ट आंसर आ सकता है। ये अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है कि कौन सा ऑप्शन आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेंटीग्रेड है, फॉरेनहाइट है, केल्विन है एंड डिग्री सेल्सियस है। तो जो आपके ऑप्शन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से चूज कर सकते हो। फिर है आपके पास वाइंड। अगर हमें हवा को मापना हुआ तो किससे हम मापते हैं, एनीमोमीटर से। एंड बैरोमीटर का आपको गिवन था प्रेशर। सो ये सब चीजें भी जो है आपको लर्न करके या कहीं ना कहीं पे आपको लिख के रखना है। जब भी आप रिवाइज करोगे ये तो क्वेश्चन आपको रिवाइज करना ही करना है। ये जो गिवन है बैरोमीटर का प्रेशर एंड हाइग्रोमीटर का क्या आएगा, ह्यूमिडिटी। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है ये सब एक्स्ट्रा पार्ट है, ये भी आपको जो है अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से एग्जाम में करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे देखो। अब ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विटामिन से। विटामिन ए गिवन है एंड यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस गिवन है। इट मीन्स अगर आपके बॉडी में, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है, यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमें विटामिन डी की कमी हो गई तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, यहाँ पे जरा बताओ विटामिन डी की कमी से क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विटामिन पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से समझना होगा तो ही जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो एक बार जरा देख लो विटामिन के बारे में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट है आपके पास विटामिन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट को हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन जो है अगर मैं फैट सोल्यूबल की बात करूं तो कौन कौन सा आएगा, इसमें आता है ए, डी, ई, के। ये सब विटामिन के नेम है, विटामिन ए, डी, ई, के। एंड वाटर सोल्यूबल की बात करूं तो इसमें से कौन सा आता है, विटामिन बी एंड सी। व्हाट इट। सो ये भी जो है क्वेश्चन जीके जीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर विटामिन ए की कमी से, यहाँ पे बोला है विटामिन ए की कमी से इन्होंने क्या बोला था, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। हमसे पूछा है विटामिन डी की कमी से क्या होगा, हमें रिकेट्स होता है या ऑस्टोमलेशिया होगा। गॉट इट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है, रिकेट्स कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ रहा है ना। इस तरीके से आपके एग्जाम में, रीजनिंग एग्जाम में जीके जीएस से रिलेट करके एनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पढ़ने से आपको 2 फायदा होगा, रीजनिंग तो कंप्लीट होगा ही होगा, साथ ही साथ जीके जीएस के भी आपके टॉपिक जो है इससे कवर होते चलेंगे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे इस चार्ट को एक बार आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देख लेना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी। यहाँ पे विटामिन सी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। सो इन सब चीजों को एक बार आप प्रॉपर अच्छे तरीके से देख के जाना। नेक्स्ट आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं उनमें से 72% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड केवल जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो 28% पीपल हैं। सो ये रिक्वेस्ट है एक कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो 72% हैं कम से कम आप सब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। इन फ्यूचर जितनी भी बीएड से रिलेटेड जानकारी आएंगी या सीटी एग्जाम से आएगा मैं सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यहाँ पे देखो अभी इस टाइप से क्यों है क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि आपको ये सब जो गिवन है, रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पे रेवेन्यू एंड क्वालिटी चेक, इसको हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है कि मीनिंगफुल इसका ऑर्डर क्या आएगा। अब अगर आप बात करोगे
अगर आप बात करोगे कि अगर आपको कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। इट मीन्स उस चीज को बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए। तो फर्स्ट जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। अब हमें चेक करना है ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट कौन सा नहीं है। जैसे अगर आप ये बी वाले ऑप्शन को देखोगे तो ये सेकंड से स्टार्ट है, एंड ए वाले ऑप्शन को देखोगे तो ये भी सेकंड से स्टार्ट है। इट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी में से होगा या तो ऑप्शन नंबर सी में से होगा। अब हमें चेक करना है, अगर आपने ये बीच के सभी पार्ट को नहीं चेक किया तो भी कोई बात नहीं है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा? अब यहाँ पे आप चेक कर लो, अगर फर्स्ट वाला हो गया तो देखो लास्ट के दोनों नंबर अलग अलग है। यहाँ पे 5 गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, तो आप चेक कर लो कि पहले 5 आएगा कि 4 आएगा। 5 में क्या है आपके पास? क्वालिटी चेक, एंड 4th में आपके पास क्या है? रेवेन्यू। इट मीन्स पहले आप किसी भी चीज को बनाए हो, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर किए हो, तो अगर आप कहीं पे उसको सप्लाई कर रहे हो तो पहले क्या करोगे? पहले आप क्वालिटी चेक करोगे। क्वालिटी चेक करने के बाद फिर जब उस माल को सप्लाई करोगे, उस प्रोडक्ट को सप्लाई करोगे, तब जाके आपके पास रेवेन्यू आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सबसे लास्ट में आने वाला है, और ऑप्शन नंबर 4 सबसे लास्ट में कहां पर है? आपको जो है यहाँ पे सिर्फ डी वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा 1 2 3 5 4। सो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या गया? ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगा के समझना था। अगर आप पूरा सॉल्व करते, ये बीच वाला भी पार्ट फाइंड करने में लगे रहते, तो मिस्टेक होने के चांसेस भी ज्यादा थे और यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगता। लेकिन आपने फर्स्ट स्टार्टिंग का देखा, स्टार्टिंग के देखने से आपके फायदा क्या हुआ? यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है आपके हट गए, ऑप्शन नंबर ए एंड बी यहाँ से रिमूव हो गए। अब आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हैं, सी एंड डी, और इन दोनों में लास्ट वाले वर्ड में, इट मीन्स ये जो लास्ट का नंबर है इन दोनों में डिफरेंट है। आपने उसको चेक कर लिया, आपके पास आंसर आ गया कि कौन सा आंसर राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। सो जहां पे ऐसा हेल्प लगे आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि टाइम मैनेजमेंट भी जो है आपका हो जाए, एंड आपको जो है मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम रहें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम में क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेबल्स एंड लैपटॉप्स। इट मीन्स अगर आप मोबाइल फोन की बात करोगे एंड लैपटॉप्स की बात करोगे तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों आपको पता है कि कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं। अगर मैं एक कोई इस तरीके से सर्कल बनाता हूं, अब आपको टोटल 4 सर्कल बनाने होंगे, एक इसके लिए, सेकंड इसके लिए, थर्ड इसके लिए, फोर्थ इसके लिए। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करूं, ये समझो आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया। अब अगर मोबाइल फोन और टैबलेट्स, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट है। मोबाइल अलग है, टैबलेट्स लैपटॉप्स अलग है। सो यहाँ पे आपने एक को रख दिया मोबाइल फोन और दूसरे को रख दिया लैपटॉप। ये जो आपका दिख रहा है ये हो गया मोबाइल फोन, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास लैपटॉप। अब जरा चेक करो कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? अगर चेक करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी कैंसल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर डी कैंसल आउट हो गया। अब रिमेनिंग 2 ऑप्शन आपके पास बचे, या तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो सकता है या थर्ड वाला, इट मीन सी वाला। अब हमें चेक करना है कि ये जो आपको टेबल से गिवन है, ये टेबल से जो है न तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेट करेगा, न मोबाइल से रिलेट करेगा, न यहाँ पे इससे रिलेट करेगा, लैपटॉप से। सो इट मीन्स टेबल को हमें कहाँ पे रखना होगा? टेबल को इन सबसे अलग रखना होगा। सपोज आपने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, ये हो गया आपको किसको दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है टेबल्स को। तो कौन सा ऑप्शन अभी करेक्ट होगा जरा बताओ? यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने टेबल्स को भी अंदर ही रख दिया है। तो कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे एक आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी पूछे जाते हैं। सो इससे मैंने 5 to 6 क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लॉजिक भी समझना है, तो इसके बाद जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि यहाँ पे ये जिस तरीके से इंग्लिश डिक्शनरी में दिखते हैं, ये सो जब आपको वर्ड गिवन है 1 2 3 4 5 जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में दिखते हैं, आपको उस ऑर्डर में इनको सेलेक्ट करना है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? आप ऑप्शन को उठाओ। अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर इन सब चीजों में पड़ गए तो यहाँ पे टाइम भी लगेगा, मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे फर्स्ट देखो कि फर्स्ट जो है नंबर कौन सा है, आपको क्या क्या दिख रहा है? एक तो 5 दिख रहा है और दूसरा 2, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो पहले हमें चेक करना है
कि जो ये आपको वर्ड गिवन है उनमें से पहले 5 वाला आएगा कि पहले 2 वाला आएगा। यहाँ पे 2 वाला आपको गिवन है और ये आपको 5 वाला गिवन है। सो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे TRA, देखो यहाँ पे भी 3 वर्ड TRA है और यहाँ पे भी TRA है, ये तीनों सेम है। फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास N, और यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है I। सो पहले I आता है कि पहले N, सबको पता होगा पहले I आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो 5 से स्टार्ट है ये पहले आएगा, ये 2 वाला जो है रॉन्ग हो गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गया, इसको इग्नोर कर दो। अब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है A, C एंड D में से ही कोई आने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर को हम देखेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा है। 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। सो 1 को मत चेक करो, ये 1 जो है तीनों जगह सेम है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंट दिखा है। सो अभी 3 एंड 4 में से आप चेक कर लो, 3 एंड 4 में से कौन सा आने वाला है। सो 3 आपके पास यहाँ पर है एंड 4th वाला वर्ड यहाँ पर है। सो अगर आप 3 एंड 4 को चेक करोगे तो 3 में TRANS और यहाँ पे भी TRANS, ये सेम है। उसके बाद F है, F जो है 6 पोजीशन पे आता है, I है, I जो है 9 पोजीशन पे आएगा। तो पहले कौन सा आने वाला है, 3rd वाला। इट मीन्स 4th वाला भी जो है आपका रॉन्ग हो गया, पहले कौन सा आएगा, 3rd। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे भी आपका रिमूव हो गया। अब कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए एंड सी में से कोई राइट होगा। यहाँ पे 4 गिवन है और 2 गिवन है, बस केवल आप 4 एंड 2 को चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 4 आएगा कि पहले 2। सो अगर आप 4 एंड 2 को देखोगे, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, TRANS और यहाँ पे भी क्या गिवन है, TRANS। इसमें I भी गिवन है और यहाँ पे भी I गिवन है। तो बचा क्या यहाँ पे, T कौन से पोजीशन पे आता है, 20 एंड यहाँ पे क्या बचा है, E कौन से पोजीशन पे आता है, 5। सो पहले 5 आएगा कि 20, तो सबको पता है पहले 5 आने वाला है। इट मीन्स फर्स्ट 4 वाला आएगा। सो 4 यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे जो है आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिक्शनरी ऑर्डर से। सो वहां पे बस केवल सपोज मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, तो हो सकता है यहाँ पे ये बस केवल आपको जो वर्ड गिवन रहे केवल 4 ही वर्ड गिवन रहे, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। इट मीन्स केवल आपको 4 में ही चेक करना पड़ेगा। सो अगर इस मेथड से आप करोगे तो टाइम भी कम लगेगा और फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो अभी आपको ये सब चीजें एक बार समझ के रखना है। जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली 95% जो है क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। यहाँ पे टोटल जो है 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU एंड 21 अल्फाबेट होते हैं। ये मैं आपको हर बार लर्न कराता हूँ, तो इस तरीके से आपको लर्न करके रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, या तो आप प्रिंट आउट निकाल लो, किसी न किसी तरीके से ये सब चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहले वीडियो को स्टॉप करना है, स्टॉप करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट लीजिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 5 to 10 मिनट लोगे, अगर तब भी आपने आंसर फाइंड कर लिया तो समझो कि आपका लेटर सीरीज एकदम परफेक्ट तरीके से हो गया है, आपके माइंड में चीजें आने लगी। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हुआ तो उससे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, फिर वीडियो को ओपन करो एंड चेक करो कि इसका आंसर क्या करेक्ट होगा एंड इनके पीछे का लॉजिक क्या है। आपको जो है अपना पूरा ब्रेन पावर आपको यूज कर देना है और इसका रिप्लाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है विथ लॉजिक। ऐसा नहीं कि आपने तुक्का लगाया कोई भी ऑप्शन और करेक्ट हो गया। आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ जो है इसका जो है कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। फर्स्ट ये जरा देख लो कि ये क्वेश्चन आया कहां पर है। एक एग्जाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, CGL का, वहां पे आया था। जो अभी इसके पिछले साल रेलवे NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। महाराष्ट्र CET LLB के एग्जाम में आया था। सभी जगह आपको अगर ये मॉक टेस्ट देते हो तो वहां पे भी देखने को मिलता है। UP BED का एग्जाम हुआ था ये, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। इट मीन सेम क्वेश्चन नहीं, लॉजिक आपके पास सेम था, बस केवल यहाँ पे जैन फेब मार्च अब दिसंबर की जगह पे कुछ दूसरा वर्ड जो है यूज किया गया था। सो यहाँ पे जरा आप जो है पूरा अपना माइंड यूज करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर जो है वीडियो को ओपन करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। चलो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप जनवरी को देखोगे, देखो जनवरी इस तरीके से लिखा है JANUARY। अब यहाँ पे काउंट करना है कि टोटल वॉवेल कितने हैं एंड कॉन्सोनेंट कितने हैं। अगर आप वॉवेल की बात करोगे तो 1
2 एंड 3। आपको कितने वॉवेल दिख रहे हैं? 3। एंड कॉन्सोनेंट कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। सो इस 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? 12। और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? जनवरी इक्वल टू 12। फिर अगर आप फेब्रुवरी को इस तरीके से ध्यान में देखोगे तो अभी मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ये एक वॉवेल हो गया फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकंड वॉवेल हो गया एंड यहाँ पे थर्ड वॉवेल हो गया। इट मीन्स इसमें भी फेब्रुवरी में टोटल कितने वॉवेल है? 3 वॉवेल हैं। इसका मल्टीप्लाई किस में करना है? कॉन्सोनेंट में। कितने कॉन्सोनेंट हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 15। और यहाँ पे हमें फेब्रुवरी का दिया है 15। अगर मार्च की आप बात करोगे तो देखो मार्च में जो है कितने वॉवेल है? मार्च में ओनली 1 वॉवेल है, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड रिमेनिंग कॉन्सोनेंट कितने बचे? 1 2 3 एंड 4। सो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे आपके पास आएगा 4। अब हमें बात करना है दिसंबर का। सो यहाँ पे दिसंबर में फर्स्ट आपको काउंट करना होगा वॉवेल कितने हैं? फर्स्ट वॉवेल, सेकेंड वॉवेल, थर्ड वॉवेल। टोटल कितने वॉवेल है? थर्ड वॉवेल। उसके बाद फिर हमें काउंट करना है कॉन्सोनेंट कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। सो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 या कितना आ जाएगा आपके पास? 15। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर आएगा 15। सो जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना कि कितने लोगों ने लॉजिक को पकड़ लिया था कि इसी लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा और कितने लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता और उसको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता और सॉल्व करने बैठ जाते तो लगभग आपका 10 मिनट इसी क्वेश्चन में चला जाएगा। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे जो आपको ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट से ज्यादा टाइम जा रहा है तो उस क्वेश्चन को उस टाइम पे छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज सबके लिए सेम मार्क्स। इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलेगा, जो इजी क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी 1 मार्क्स मिलेगा। तो पहले आपको जितने क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना है, फिर लास्ट में जब टाइम बचे तो फिर से इस क्वेश्चन के पास आओ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर दो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कैलेंडर से। इसके पहले मैंने कैलेंडर के टोटल आपको 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसमें जो है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं गिवन था। ये थोड़ा जो है मॉडरेट क्वेश्चन है। इट मींस जो अभी आपने सॉल्व किया था सभी के सभी क्वेश्चन इजी लेवल के थे। उसमें क्या था, कोई डेज आपको गिवन था, फिर पूछा था 71 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, तो उसको हमें क्या करना था, 1 वीक में टोटल 7 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करो, जो आपके पास रिमेनिंग जो था रिमाइंडर जो था उस डेट में आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाता। यहाँ पे पूछा है कि अगर 7 डेज के बजाय, इट मींस 7 डेज होते हैं अभी 1 वीक में, उसकी जगह पे टोटल 10 डेज हो गए, तो 101 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा आपको ये बताना है। सो आपको ये लॉजिक तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आप काउंट करोगे, सो जनवरी सपोज ये संडे फर्स्ट डे पे आएगा, फर्स्ट डे ऑफ वीक, मंडे सेकंड पे, ट्यूसडे थर्ड पे, वेडनेसडे फोर्थ पे, इस तरीके से सैटरडे 7 पे। फिर सैटरडे के बाद कौन सा डे स्टार्ट होगा, संडे आ जाएगा, मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। इट मीन्स फिर से ही फर्स्ट जो है सेकेंड थर्ड इस तरीके से आपके पास रिपीट होने लगा। अब यहाँ पे जरा आप आंसर बताओ कि अगर ये 7 ना होके इस तरीके से 8 होता, 9 होता, 10 होता, उसके बाद तब कहां से रिपीट होता, फिर से 1 आता, 2 आता, 3 आता। सो अभी तक जो आप 7 से डिवाइड कर रहे थे उसको 7 से डिवाइड न करके अब हमें 10 से डिवाइड कर देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, 101 डेज के बाद। अगर आप 101 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 10 10 या 100 यहाँ पे आएगा, रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। कौन सा डे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें डे गिवन है मंडे। अगर मंडे में आप 1 ऐड कर दोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे, ट्यूसडे में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। सो जितने भी क्वेश्चन थे मोस्टली बीएड के एग्जाम में इसी टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था। 7 की जगह पे आपको लैंग्वेज समझना था, 7 की जगह पे किससे डिवाइड करना था, 10 से, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाता। जो रिमाइंडर बचेगा, जो आपको गिवन डेज है, मंडे गिवन है, उसमें 1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क के लिए देता हूं। आप भी जो है इसमें पूरा अपना ब्रेन पावर यूज करना और जरा बताना कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे इसके पहले आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से लॉजिक था। सेम आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी को, जितने जन सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो। टाइम थोड़ा जाएगा, 10 to 15 मिनट जाएगा, लेकिन अगर एक बार आप ऐसे क्वेश्चन को समझ गए तो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, फिर आपसे मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो जरा दिमाग लगाना और बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे एनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है। ड्रीम को रिलेटेड किया है रियलिटी से, इट मीन्स जो आप स्वप्न देखते हो उसको किससे रिलेट किया है, वास्तविकता से। फिर हमें बताना है रैशनल का आंसर क्या आएगा, तो रैशनल का इट मीन्स तर्क संगत का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा तर्कशास्त्र, इट मीन्स लॉजिकल। सो रैशनल का नंबर क्या आ गया आपके पास, लॉजिकल। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये आप समझ लो कि सपोज आपको जो है 2025-26 के लिए बीएड में एडमिशन लेना है। अगर ऑलरेडी आप किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो और वहाँ पे या तो आपका प्रमोशन के लिए या तो सैलरी इंक्रीज करने के लिए या किसी न किसी तरीके से, इट मीन स्कूल में तो अभी बीएड कंपलसरी है, बिना बीएड के रखते नहीं। सो आपको बीएड का डिग्री चाहिए और ऑलरेडी आप टीचर हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है डेली कॉलेज जाओ, पढ़ो, वहाँ पे फिर उनका जो है यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है उनको दो और जो है आप स्लाइड्स रेडी करके जाओ, फिर आप जो है प्रोजेक्ट बना के लेके जाओ। अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग टीचर हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि इन सब चीजों पे आप टाइम दे पाओ। सो इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा कि डिस्टेंस से, सपोज आप डिस्टेंस से कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करो। अगर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाओगे सो कॉलेज वाले का डिमांड जो है बहुत हाई रहता है। मिनिमम अगर मैं मुंबई की बात करूं तो यहाँ पे 1,50,000 रुपए से लेना स्टार्ट करते हैं एंड जिसको जिस तरीके से पाते हैं 3 to 4 लाख रुपीज जो है यहाँ पे डिमांड करते हैं, मांगते हैं। सो इट मीन्स आपको 2 सेमेस्टर भी देना है प्लस ये इतना पैसा लेंगे, फिर भी जो है आपको यहाँ पे जाके इनका प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, सेमेस्टर एग्जाम में जाना पड़ेगा, एवरी सैटरडे जो है आपको कॉलेज भी अटेंड करना पड़ेगा। अगर इन सब समस्याओं से आप बचना चाहते हो और बस केवल आपको ऐसा है कि केवल मुझे सेमेस्टर का एग्जाम देना है और डिग्री चाहिए, सो ऐसा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है और इससे भी कम फीस में 1,50,000 से कम फीस में भी अवेलेबल है। सो आप इस गिवन नंबर पे जो है हमें मैसेज कर सकते हो या ईमेल आईडी पे आप जो है मेल भेज सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है अगर आपको इस तरीके से करना है। अगर आपको प्रॉपर कॉलेज जाना है तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम में क्या पूछा है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन मोस्टली इजी होते हैं, बस केवल आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो ये सब चीजें जो है आपको परफेक्ट तरीके से पता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डॉक्टर, पेशेंट एंड इंडियन सिटीजन। इट मीन्स डॉक्टर कोई है और भारतीय नागरिक है और वो पेशेंट है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर का सर्कल बना दिया, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे पेशेंट बोला है, ऐसा नहीं कि सभी डॉक्टर जो है स्वस्थ होते हैं, कुछ ना कुछ तो बीमार होंगे। ये भी नहीं ट्रू है कि 100% सभी डॉक्टर बीमार हो, कुछ ना कुछ बीमार होंगे। तो कुछ के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। सपोज ये पार्ट जो है सम पार्ट को दिखा रहा है, कुछ पार्ट को दिखा रहा है, और ये कौन से हैं, ये आपके पेशेंट हो गए, ये डॉक्टर हो गए और यहाँ पे ये पेशेंट आ गए। अब यहाँ पे लिखा है थर्ड आपके पास इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन का मतलब क्या है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो इंडिया से बिलोंग करते होंगे एंड कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे भी किसका रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास सम का रिलेशन आएगा। तो ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपके पास बी वाला रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बस आपको इतना ही इसमें समझना रहता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। सबके बीच में क्या रिलेशन आएगा, सम का रिलेशन आएगा। बिकॉज कुछ डॉक्टर जो है पेशेंट हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर जो है इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, कुछ पेशेंट जो है इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। अगर सम का रिलेशन है तो देखो यहाँ पे इन सब तीनों में सम का रिलेशन डिनोट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से अगेन आपके पास डिक्शनरी से है। अब यहाँ पे जरा आप सॉल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। वीडियो को स्टॉप करो, 1 मिनट का टाइम लो, ऑप्शन की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ये जो आपको ऑप्शन गिवन है इसकी हेल्प से जरा सॉल्व करके बताओ करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर बात करोगे तो आपके पास पहला क्या गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, 3 गिवन है, 3 गिवन है एंड 4 गिवन है। तो पहले हमें चेक करना है 3 एंड 4 में से कौन सा आने वाला है। अगर आप यहाँ पे 3 को देखोगे एंड 4 को देखोगे तो इनके बीच में रिलेशन क्या है। यहाँ पे हमें ई एल गिवन है, यहाँ पे भी ई एल गिवन है। उसके बाद फिर ए गिवन है, ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे, ई आता है 5 पोजीशन पे। तो पहले ये फर्स्ट वाला आएगा, इट मीन स्टार्टिंग किससे होगा, 4th वाले से होगा। सो जो 3 वाले हैं उनको आप कट कर दो, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते।
अब जब आपने इतना कर लिया, अब हमें सेकंड स्टेप चेक करना है। यहाँ पे सेकंड स्टेप में 5 गिवन है और यहाँ पे 2 गिवन है। सो सेकंड स्टेप में ही आपका आंसर आ जाएगा, बिकॉज दोनों नंबर कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब 5 कहां पर है, 5 आपके पास ये गिवन है एंड सेकंड यहाँ पे ये गिवन है। चेक करो, यहाँ पे EL गिवन है, यहाँ पे आपके पास EL गिवन है, फिर EL के बाद अगेन E गिवन है जो 5th पोजीशन पे आता है, एंड O कौन से पोजीशन पे आएगा, 15 पे आएगा। तो पहले कौन सा आने वाला है, 5th वाला आने वाला है। कौन से ऑप्शन में गिवन है, यहाँ पे सेकंड वाले में। तो सेकंड कहां पर है, ऑप्शन नंबर ये भी कट हो गया, यहाँ पे सेकंड था तो ऑप्शन नंबर 4th इसका राइट आंसर। सो अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे 10 से 15 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप इन सबका नंबर लिख के सॉल्व करने बैठ के ये जो गिवन है तो यहाँ पे 1 मिनट आपका चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये किस तरीके से लॉजिकल क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। यहां पे बोला है कि अगर मे को जो है हम श्रावण से रिलेट करते हैं, तो सेम इसी तरीके से नंबर को जो है हम किससे रिलेट करेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन थे, ये ऑप्शन बस केवल मैंने जो है इसी में लिखा है, वहां पे इंग्लिश में भी लिखा था। फर्स्ट है माघ, सेकेंड है भादौ, फिर है बैसाख, फिर है फाल्गुन। अब यहाँ पे ये हमें क्या गिवन है, हिंदी महीनों के नाम गिवन है, जो आपको पता होना चाहिए कि जनवरी में हिंदी में क्या बोलते हैं, फरवरी में क्या बोलेंगे, मार्च में क्या बोलेंगे। अगर यहाँ पे आपको मे का देखोगे तो मे का क्या होता है, श्रावण, और इसमें टोटल 31 डेज होते हैं। पूछा किस्सा है नवंबर का, नवंबर को क्या बोलते हैं हम, माघ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो मे भी मोस्टली आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इन सब चीजों को अच्छी तरीके से एक बार देख लो, हो सकता है वहां पे इस बार भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप करेक्ट करके आ जाओगे। एक बार ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैंने इनके डेज भी लिखे हैं कि जनवरी में कितना होगा 31, फरवरी में 28, 29, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल में जो है 30, फिर इससे 31। सो इसकी हेल्प से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे मान लो ऐसा दे दिया, अप्रैल को रिलेट किया 30 से, अब आपसे पूछा है फरवरी का क्या आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब जो है अप्रैल में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लेटर हैं, सबका प्लेस वैल्यू लिखो फिर ऐड करो, उससे नहीं। इट मीन्स ये जो है गिवन है कितने डेज गिवन है, तो फरवरी का क्या आ जाएगा, या तो 28 गिवन होगा या 29, कोई भी एक ऑप्शन गिवन होगा, उसको हमें करेक्ट करना है। व्हाट इट। सो 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, नवंबर में हिंदी को क्या बोलते हैं हम, माघ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आपका मैथ से रिलेटेड है। यहाँ पे रेशियो गिवन है, हमें 2 टाइप से रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी आपको कितना गिवन है। अगर मैं ए रेशियो बी की बात करूं तो यहाँ पे 11:7 गिवन है। एंड नेक्स्ट हमें क्या यहाँ पे गिवन है, बी रेशियो सी। बी रेशियो सी आपके पास कितना गिवन है, यहाँ पे बी रेशियो सी गिवन है 5:19। अब यहाँ पे हमें बताना है कि ए बी एंड सी रेशियो कितना आएगा। इट मीन्स ए रेशियो बी रेशियो सी, आपका इसका आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, देखो ए का हमें गिवन है 11 और बी का क्या गिवन है 7, और बट यहाँ पे सेकंड वाले में बी का वैल्यू क्या गिवन है 5। सो ये तो रॉन्ग हो गया। एक जगह बी पे बोल रहा है कि 7 है ये, और दूसरी पे जगह पे बोल रहा है बी को क्या है 5 है। सो पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अगर मैं 7 की टेबल की बात, तो यहाँ पे इन दोनों के टेबल में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 35 कॉमन दिख रहा है। 7 के टेबल में भी 35 आता है एंड 5 के टेबल में भी 35 आता है। सो अगर हमें दोनों को सेम करना हुआ तो दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे इस वाले में जो ऊपर है 7 के टेबल में 35 कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, तो इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे 5 के टेबल में 35 कितने टाइम में आएगा, 7 से, तो आप यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा मल्टीप्लाई करके लिखो, देखो कितना आने वाला है। 11 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आएगा। अब ये दोनों नंबर में ऐसा नहीं कि केवल 7 का मल्टीप्लाई ही 5 में होगा, 11 का भी होगा 7 का। 11 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 55। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई जो है 5 में करोगे तो 35। एंड अगर आप 19 का मल्टीप्लाई 7 में करते हो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 133। सो जरा चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको करेक्ट दिख रहा है, 55 35 रेशियो 133। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया आपके पास, 55 रेशियो 35 रेशियो 133। सो इस टाइप से जो है मैथ्स में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस केवल आपको लॉजिक पता हो तो आप उस क्वेश्चन को 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछे गया है किससे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पूरा इसमें जीके एंड जीएस आपका रिलेटेड करेगा। यहाँ पे बोला है कि महाराष्ट्र 30। अब महाराष्ट्र 30 को देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि महाराष्ट्र का 30 क्या है।
और फिर यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि गुजरात के बारे में, जरा गुजरात का बताओ। अगर आपको जीके पता है तो आप समझ जाओगे, रिलेट कर जाओगे कि ये किस बारे में बोल रहा है। तो किसके बारे में बोल रहा है? टोटल आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। और गुजरात का पूछ रहा है कि गुजरात में जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ये चीज इस क्वेश्चन ने पूछा है। महाराष्ट्र में अगर 30 डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पे मैप देख सकते हो महाराष्ट्र का और काउंट कर सकते हो आपके पास। गुजरात में इसके पहले जो है 33 डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, एक और नया इंक्रीज हुआ है 34। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आया आपके पास 34। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में टोटल अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 72 डिस्ट्रिक्ट हैं। व्हाट इट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास? 34। एंड यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फ्रेम किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र को जो है आपने नंबर प्लेट देखा होगा गाड़ियों में ना, महाराष्ट्र को हम क्या लिखते हैं? MS से डिनोट करते हैं। ऐसे गुजरात को क्या डिनोट करते हैं? GJ से। यूपी को क्या डिनोट करेंगे? यूपी से। बिहार को क्या डिनोट करेंगे? BH से। इस टाइप से जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। आपको ये भी एक बार सभी जो है जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है उनका शॉर्टकट फॉर्म भी देख लेना है कि क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेन डायग्राम से। इस वेन डायग्राम में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पे बताना है इंडिया, जयपुर एंड राजस्थान के बीच में कौन सा रिलेशन होगा। अब आपको इसके बारे में मैप पता होना चाहिए। अगर मैप पता है तो सपोज ये जो आपका बड़ा वाला सर्कल है ये किसको डिनोट कर रहा है? ये आपका डिनोट कर रहा है इंडिया को। किसको डिनोट कर रहा है? इंडिया को। अब ये जरा मुझे बताओ राजस्थान कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है कि इंडिया का बाहर? तो सबका आंसर आएगा इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के अंदर जो है आप राजस्थान को बना दो। ये हो गया आपका राजस्थान। अब ये जरा बताओ मुझे जयपुर कहाँ पर है? जैसे अगर मैं पूछूं मुंबई कहाँ पर है तो मुंबई कहाँ पर है? आप सभी को पता होगा मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर है। रत्नागिरी कहाँ पर है? रत्नागिरी भी जो है महाराष्ट्र के अंदर है। सेम इसी तरीके से अब आपको ये समझना है कि ये जो हमें जयपुर गिवन है, जयपुर कहाँ पे गिवन है? ये आपको पता होगा कि ये राजस्थान के अंदर एक सिटी है। यहाँ पे आपके पास जयपुर आ गया। अब ये डायग्राम आपके पास करेक्ट है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? अब जरा बताओ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी वाला रॉन्ग हो गया, सी वाला रॉन्ग हो गया एंड ए वाला रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है ये इंडिया को डिनोट कर रहा है, सेकेंड वाला सर्कल राजस्थान को डिनोट कर रहा है एंड जो थर्ड वाला सर्कल है ये जयपुर को डिनोट कर रहा है। इंडिया के अंदर राजस्थान आता है एंड राजस्थान के अंदर आएगा आपके पास जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास? सेलेक्ट द वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या गिवन है? आपको कुछ एनिमल्स के नेम गिवन है। अब इसके लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट क्या बोला है? कैट, सेकंड है डॉग एंड थर्ड क्या है? पेट। इट मीन्स पालतू जानवर। तो सपोज मैंने यहाँ पे पेट का एक सर्कल बना दिया। ये आपको किसको डिनोट करेगा? ये आपको डिनोट करेगा पेट को। अब हमें बताना है कि जितने भी कैट होते हैं, जितनी भी बिल्लियां होती हैं, सभी के सभी को पाला जाता है क्या? कुछ बिल्लियां ऐसी होती हैं जिनको लोग नहीं पालते। कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम आएगा। कुछ बिल्लियां जो है पेट होती हैं, कुछ बिल्लियां नहीं होती। ये जो है आपको डिनोट किसको कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कैट को। एंड डॉग एंड कैट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। कैट जो है एक अलग एनिमल है, एक अलग जानवर है एंड डॉग जो है एक अलग एनिमल है, एक अलग जानवर है। इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा। इट मीन्स कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिनको लोग पालते हैं, वो भी पेट होते हैं। डॉग आपके पास यहाँ पे आ गया। कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो लोग पालते हैं, ये हो गया डॉग। और कुछ डॉग ऐसे होते हैं जिनको लोग नहीं पालते। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके पास ये जो सेकंड वाला सर्कल है, सेकंड वाला सर्कल किसको डिनोट कर रहा है? ये पेट को डिनोट कर रहा है। ये थर्ड वाला सर्कल किसको डिनोट कर रहा है? सपोज ये कैट को डिनोट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला किसको डिनोट करेगा? डॉग को। और यहाँ पे ये इनके बीच में कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है फ्रूट से पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट क्या है आपके पास? मैंगो, गोवा एंड फ्रूट। मैंगो एंड गोवा कैसे होते हैं? दोनों के दोनों फ्रूट हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट फ्रूट हैं, दो अलग अलग फल हैं। सपोज आपने ये बना दिया, ये किसका आपके पास डायग्राम है? ये आपने लिख दिया यहाँ पे फ्रूट। ये क्या है आपके पास? फ्रूट। अब दोनों अगर फ्रूट ही हैं तो इस जो है फल के अंदर आएंगे। मैंगो यहाँ पे आपने लिख दिया एंड यहाँ पे आपने गोवा अमरूद को लिख दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बताना है। ये क्लास 6 के मैथ्स में भी है एंड यहाँ पे आपके एग्जाम में भी पूछा। इसमें बोला है कि अगर हम ऑक्टागोन को 8 से रिलेट करते हैं तो हेप्टागोन को जो है किससे रिलेट करेंगे? अगर आप मराठी में देखते तो एक बार में ही समझ जाते हैं। यहाँ पे अष्ट लिखा है तो अष्ट का मतलब होता है 8, जिसके पास 8 भुजा हो, 8 हाथ हो। यहाँ पे लिखा है सप्त, सप्त का मीनिंग क्या होगा? 7। इट मीन जिसके पास 7 भुजा हो।
लेकिन अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा है जो इंग्लिश में ना समझ में आ रहा हो तो वहां से आप मूव करके मराठी पे जाओ, मराठी में समझ लो। हो सकता है आपको मराठी वाला जो है परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए। कोई क्वेश्चन मराठी में समझ में आ रहा है तो आप वहां से मूव करके इंग्लिश पे जाओ, हो सकता है आपको इंग्लिश वाला समझ में आ जाए। तो इस तरीके से 1-2 सेकंड जो है जाएगा, लेकिन आप उसको जाने दो, फटाफट आप वहां से मूव करके देख सकते हो। एक ही स्लाइड पे आपको जो है दोनों क्वेश्चन नहीं दिखेगा। इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन होता है या तो आप इंग्लिश में देखना चाहते हो या तो आप मराठी में देखना चाहते हो। जिस पे टिक करोगे एक बार में एक ही लैंग्वेज में आपको आंसर दिखेगा। सो अगर मैं इस चीज को पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे क्या चीजें आने वाली हैं, यहाँ पे जरा देखो। फर्स्ट अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड। पेंटागन में कितने साइड होते हैं, 5। हेक्सागन में कितने होंगे, 6। हेप्टागन में कितने होंगे, 7। ऑक्टागन में कितने होंगे, 8। नोनागन में कितने होंगे, 9। डेकागन में कितने होंगे, 10। ये जो है क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ऑक्टागन का किससे रिलेट किया है, 8। तो हेप्टागन कितना आ जाएगा आपके पास, 7। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। सपोज अब इससे क्वेश्चन न पूछ के, ये क्वेश्चन तो आ गया है एग्जाम में, अब इनके एंगल के बारे में पूछ लिया। एंगल के बारे में इट मीन्स ये ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करूं तो क्या आता है, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल को ऐड करूं तो क्या आता है, 360 डिग्री। पेंटागन के सभी एंगल को ऐड करूं तो क्या आएगा, 540 डिग्री। हेक्सागन को ऐड करूं तो क्या आएगा, 720 डिग्री। इसी तरीके से आप जो है आगे का भी फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। इट मीन्स n का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे मुझे डेकागन का फाइंड करना है, सो डेकागन में टोटल कितने साइड है, 10। 10 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 8। 8 का मल्टीप्लाई आपको 180 में करना है, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी पूछे आप उसका करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। बस केवल आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो में से कोई भी ना है, कुछ नया क्वेश्चन क्रिएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एनालॉजी से, अगर पुलिस का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना है। इट मीन्स पुलिस का काम क्या है, आपको संरक्षण देना है, प्रोटेक्शन करना है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे मिनिस्टर का क्या काम है, गवर्नेंस का। थीप चोर का क्या काम है, जेल से। किंग का क्या काम है, किंगडम। एंड टीचर का क्या काम है, क्लास। आप जो है इसको मराठी में भी देख सकते हो। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, जिस तरीके से पुलिस जो है सबको प्रोटेक्शन देता है, सबकी रक्षा करता है, उसी तरीके से राजा क्या करता है, अपना राज्य चलाता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इट। सो इस टाइप से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस केवल आपके अंदर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंड पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो तो पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना उसके आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सपोज आप एग्जाम देने बैठे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया या तो आ नहीं रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखा, सेकंड भी नहीं आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखा, थर्ड भी नहीं आ रहा है, फिर आप लास्ट में चले गए, लास्ट के 2 क्वेश्चन देखे, वो भी नहीं आ रहा है, तो यहीं से आप पूरा हिल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड आया है। मे बी ये 5 क्वेश्चन जो है हार्ड सेट किया हो, सबके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, ये बहुत इजी सेट किए हो। आपने स्टार्टिंग का देखा, लास्ट का देखा, वहीं से आप डर गए। सो इसलिए डरना नहीं है, पूरा आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाना है। जो समझ में आ रहा है तुरंत सॉल्व करना है, जो नहीं समझ में आ रहा है छोड़ के आगे बढ़ जाना है। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। ऐसा नहीं कि बस केवल आपके लिए ही हार्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा, इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो ये मान को चलो सबका कंडीशन यही रहेगा, सबको जो है नहीं आ रहेगा, फिर अपने आप जो है कट ऑफ नीचे आ जाएगी। अगर आपको आता होगा तो ऐसा मान के चलो कि बहुत सारे लोगों को आता होगा। सो जो इजी क्वेश्चन आए उसको रॉन्ग नहीं करना है। अगर आपने इजी क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आप बहुत सारे लोगों से पीछे चले जाओगे। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आए वो आपके लिए ही हार्ड नहीं होगा, वो सबके लिए हार्ड है। अगर वहां पे मिस्टेक हो गया तो कोई बात नहीं, वो सबका मिस्टेक हुआ रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद फटाफट मैं मॉक टेस्ट जो है 14 रेडी कर रहा हूं। बस केवल आपसे यहाँ पे ये पूछना था कि आप किस टॉपिक पे जो है मॉक टेस्ट चाहते हो। इट मीन्स मैंने बहुत सारे टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए। नॉन वर्बल रीजनिंग पे अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट चाहते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब क्या होता है कि ये जो है डायग्राम से रिलेटेड, फिगर काउंटिंग से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। या तो आपके पास 2 टॉपिक और बचा है, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसकी हेल्प से जो आपके एग्जाम में टोटल 14 क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों टॉपिक के रिलेटेड से। तो ये मैं सबसे ज्यादा इसीलिए इसी का वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन।
बहुत सारे स्टूडेंट को इस जो है टॉपिक में डाउट है। डायरेक्शन वाले में मोनली जो है डायरेक्शन तो थोड़ा इजी रहता है, लेकिन ब्लड रिलेशन में बहुत ज्यादा डाउट है। सो आपको मैं 3 टॉपिक दे रहा हूं। फर्स्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग पे चाहिए आपको जो है मॉक टेस्ट, कि नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज पे चाहिए, कि डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन पे चाहिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जैसे ही आपका कमेंट बॉक्स मिनिमम 10 कमेंट आ जाएगा तो उस हिसाब से मैं स्लाइड रेडी करूंगा और फिर मॉक टेस्ट नंबर उस चीज को रेडी कर दूंगा। फटाफट आपका एक ही वर्क है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है। एंड आपको वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरीके से और मैं क्वेश्चन अपलोड करूं या उसमें क्या चीजें आपको अपडेट चाहिए, उस चीज को मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। एंड वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपके फ्रेंड हैं साथ में पढ़ रहे हैं, कलीग के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक आप जितने भी मॉक टेस्ट हैं सभी को प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से रिवाइज करो।